एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन में आप बेसिक रूल क्या देखते हो, बेसिक चीज क्या देखते हो? एक अननोन एसिड, अननोन नेचर नहीं, अननोन उसकी कॉन्सेंट्रेशन। एक अननोन एसिड आपने कोनिकल फ्लास्क में लिया नीचे, और उस फ्लास्क के अंदर जो एसिड है उसका नाम पता है आपको, उसका वॉल्यूम पता है 25 ml, राइट? और आपको क्या पूछा जाता है? इस अननोन एसिड की स्ट्रेंथ निकालिए। यहां पर अननोन स्ट्रेंथ है यानी मोलैरिटी, ना कि उस एसिड को आप निकाल रहे हो। तो इसकी आपको यूजुअली, मैं एक केस ले रही हूं, इसकी आपको मोलैरिटी निकालनी होती है, इसका वॉल्यूम आपको गिवन होता है, राइट? तो नीचे जो मेरे पास एसिड पड़ा है जिसकी मोलैरिटी मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पता है 25 ml है। ऊपर मैं ले लेती हूँ इसके सामने एक स्ट्रॉन्ग बेस, और नीचे है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। शुरुआत यहां से, जो भी ग्राफ कर्व्स पढ़ेंगे मेरे लिए शुरुआत ये। मैं कुछ भी करूंगी तो इसके अंदर करूंगी, ब्यूरेट के अंदर नहीं, ये तो सील्ड है। ये सील्ड है ऊपर से और नीचे से टैप बंद है। मैं ब्यूरेट के अंदर कुछ नहीं डाल रही, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ ये है मेरा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने ले रखा है, मुझे पता है 25 ml, मेरे को नहीं पता इसकी मोलैरिटी कितनी है। मैं क्या करूंगी, ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग बेस जिसका मोलैरिटी मेरे को पता है, और जिसका वॉल्यूम यहां पर रीडिंग में मेरे को दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम क्या चल रहा है। मैं क्या करूंगी, एक एक इस टैप को खोलूंगी और एक एक करके ड्रॉप इसके अंदर डालती जाऊंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करने कौन पहुंच जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। धीरे 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 स्ट्रॉन्ग बेस नीचे वाले एसिड को क्या करता जाएगा? न्यूट्रलाइज। पीएच अगर इसका शुरुआत में 3 था, तो धीरे धीरे बढ़ते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किस पीएच पे रुक जाएगा? आके ये 7 पे। और इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी जब जो आपने एसिड और बेस लिया है, जो भी एक रेफरेंस लिया है, नीचे एसिड लिया, वो पूरी तरह जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। उसके बाद बेवकूफी है नलका खोल के खड़े होना, मैं तो और बेस डालूं, राइट? इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो मेरा लैब में काम खत्म हो गया, मैं पहुंच गई लैब से बाहर, और मुझे पता है ऊपर जो बेस, जो एसिड लिया, जो बेस लिया था स्ट्रॉन्ग बेस, उसका M2V2 यानी नंबर ऑफ मोल्स, राइट? M2V2 का मतलब क्या है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स, मस्ट बी इक्वल टू नीचे जो एसिड लिया था M1V1। नीचे जो एसिड लिया था उसका वॉल्यूम आपके हाथ में, ऊपर जो बेस लिया था उसकी मोलैरिटी आपके हाथ में। लैब में जाके आपने देखा आपको 100 ml दिया था और इतना यूज हो गया, शायद 35 ml यूज हो गया उसको पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने में। तो लैब से आपको इसका वॉल्यूम भी मिल गया, ये वो आपका लैब का काम सिर्फ इतना था, ये भी मिल गया। ये गिवन था, ये मिल गया, V1 भी गिवन था, आ गई अननोन एसिड की मोलैरिटी और आप रिपोर्ट कर दोगे। टाइट्रेशन इज दिस। आज मैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 नहीं पढ़ा रही, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, नहीं भी आता तो इसकी मेजर प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, मोल कॉन्सेप्ट में टिका देंगे आपके सामने, या आज टाइम ने अलाउ किया एक आधा क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो आप किसी भी पास्ट ईयर से उठा के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये आपने बहुत चैप्टर्स में किया है। और मैं वैसे क्वेश्चन लाई हूं, अगर टाइम बचता है तो मैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 के एक दो क्वेश्चंस आपको करा दूंगी। नाउ पॉइंट इज, जो हिस्सा हमने नहीं किया था और एग्जैक्टली exactly पूछा क्या जाता है, मैं सीधे उस हिस्से पे जंप करूं। टाइट्रेशन की इस थ्योरी के बाद हम टाइट्रेशन पढ़ के ये सोचते हैं M1V1 इक्वल्स टू M2V2 पे क्वेश्चन आएगा, नहीं, टाइट्रेशन पे कुछ और क्वेश्चन आना है। अगर आप इक्विवेलेंस पॉइंट समझते हो, इन शॉर्ट, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो गया उस वक्त के पीएच को इक्विवेलेंस पॉइंट कहा जाता है। हमें अब तक ये नहीं पता इक्विवेलेंस पॉइंट किसको कहते हैं। हम कहते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उस वक्त नाप क्या रहे हो रिएक्शन कंप्लीट होने पे? वॉल्यूम? नहीं, किस वैल्यू को आप इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हो? अब तक तो हम इक्विवेलेंस पॉइंट ये कह के काम चला लेते जी, रिएक्शन खत्म हो गया ना जिस वक्त, उस वक्त हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। तो आप टाइम निकाल रहे थे? ऑब्वियसली नॉट। इक्विवेलेंस पॉइंट इज पीएच। यहां से बिल्कुल नई चीज शुरू होती है आपके लिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट इज जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उस वक्त उस नीचे वाले फ्लास्क का पीएच क्या। आज बिना पढ़ाए आप बताओगे उसका पीएच क्या है। खासकर जो लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, वो बहुत इजीली बता लेंगे कि उस वक्त का पीएच क्या है। सो पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, केस टू केस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जैसा ही है ये, जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आप लोगों ने खुद ही बता दिया था। अब मैं पहला केस लाती हूं, मैं कोई सिंपल केस नहीं लाने वाली, आगे आगे टिपिकल केस लाने वाली हूं। एक कंफ्यूजन, एक गलती का एरिया, स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी मैंने कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग बेस। ऊपर ब्यूरेट में क्या लिया है मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये लिया है।
क्या बोल रही हूं मैं? स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू, ऐड कहां से कर रहे हैं? टैब से। मैं चाहती तो किताबी हेडिंग लिख सकती थी। किताबी हेडिंग क्या है? हर बुक, हर क्वेश्चन में आप हेडिंग देखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। इसका मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है। हमें ये नहीं पता नीचे कौन सा ऊपर कौन सा, फंस जाएंगे, इंडिकेटर की चॉइस में ही फंस जाएंगे। तो जो बुकिश है वो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, जो बच्चे को आना चाहिए मैंने व्हाइट कलर से लिखा। उल्टा है, देख लीजिए लिखने का तरीका। स्ट्रॉन्ग एसिड जो नीचे लेते हो, मेरा रेफरेंस वो है। मेरे को उससे टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है। भाई लाओ कोनिकल फ्लास्क में क्या दे रहे हो? लैब वाला कहेगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड दे रहे हैं 25 ml, मैं कहूंगी लाओ मेरे को एक बेस दो। फिर मैं बेस ढूंढूंगी, इस मोलैरिटी का दे रहे हो और इतना वॉल्यूम, यानी नीचे क्या दिया जा रहा है फ्लास्क में अननोन, उसी के हिसाब से तो आप उसके लिए सामान इकट्ठा करोगे। सो स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब आपको दिया गया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ये उल्टा कर बैठते हैं कई बार, हम फॉर्मूला उल्टा लगा बैठेंगे। तो blue is what you will get in question, white is what is its meaning. So strong base is added to strong acids. पहला है, स्टार्ट करना है, सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, HCl NaOH। अब मेरे को पता है नीचे कटोरे में HCl दिया है और ऊपर मेरे को पूरी ब्यूरेट में क्या लेना पड़ेगा? मेरे को NaOH लेना पड़ा। इनिशियल दोनों 1 1 लिए, 2 2 लिए, जितने भी लिए, ठीक है, 0 0। थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मेरी तरफ से इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, दोनों स्ट्रांग है, पूरी तरह रिएक्ट करेंगे। कंप्लीट रिएक्ट करने पे इक्विवेलेंस आ रहा है, तो यहाँ तो ये सवाल ही नहीं है कि कंप्लीट रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट पूरा ही नहीं किया। कंप्लीट रिएक्ट करेंगे, NaCl एक बनेगा, वाटर एक बनेगा। कोई H और OH का चांस है? कोई चांस नहीं है। अगर H और OH प्रोड्यूस होंगे H2O से तो बराबर बराबर होंगे। बराबर बराबर होंगे मतलब pH एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। मुझे देखना है प्रोडक्ट में क्या चीज की भरमार है। जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है, मतलब इक्विवेलेंस के वक्त अगर मैंने उसके pH को चेक किया, pH स्ट्रिप डाल के 7 आएगा, exactly 7. Remember, salt of strong acid strong base give me exactly 7, not nearly 7, exactly 7. तो ये वही बात होगी। देखा जाए तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को ही एक्सप्लॉइट कर रही हूँ। ये पार्ट भी आपके लिए नया नहीं था। अब आ जाता है कर्व्स, जिसका मैंने कुछ नहीं कराया था +1 में, टाइट्रेशन कर्व इस केस का। तो मेरे साथ सोच के देखिए, आपको पास्ट ईयर्स में खूब मिलेंगे। ये इन चारों में से कर्व चूज करो, इस वाली टाइट्रेशन का कौन सा है। द सिंपल क्वेश्चन, नाउ हैव अ लुक। शुरुआत मेरे फ्लास्क की थी। फ्लास्क के अंदर पीएच कितना था? स्ट्रॉन्ग एसिड था। स्ट्रॉन्ग एसिड 2 3 4 जो भी होगा, पीएच वही होगा। तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड था शुरुआत में, इनिशियल, तो पीएच 2 से नीचे शुरू किया। इस साइड क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड। जैसे जैसे मैं बेस ऐड करती गई, वो जो फ्लास्क है उसके अंदर जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज होता गया। न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है? कम होता गया। कम होता गया तो पीएच क्या होता जाएगा? धीरे 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 पीएच बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मेरे को दिख नहीं रहा इक्विवेलेंस पॉइंट, आई कांट सी इक्विवेलेंस पॉइंट। वो तो इंडिकेटर कोई मैं डालूंगी, वो भी पढ़ेंगे हम, वो बताएगा जी हो गया। तो एक ड्रॉप डालते ही आप देखोगे, जैसे ही आपने एक ड्रॉप डाली, आपको यूजुअली कर्व्स में एक ऐसे लाइन दिखाई देगी, लगभग, जो चेंज ज्यादा नहीं हो रही, स्लांट नहीं हो रही। तो इस लाइन में ये जो आपको वर्टिकल लाइन से दिख रही है ना, ये वो एक ड्रॉप के अंदर आप जानते हो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी चीज आप ऊपर से डाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस मिलियंस। तो आपने तो एक ड्रॉप डाली, वॉल्यूम तो रुक गया, लेकिन वो जो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या किया? उस एसिड को न्यूट्रलाइज भी कर दिया और थोड़े फालतू भी बच गए। तो पीएच पे क्या असर पड़ा? पीएच पे जो है, जो एच थे जी कंज्यूम हो गए और कुछ फालतू ओएच भी बचे। तो ये जो एक लाइन है, मैंने थोड़ी बड़ी दिखाई है, किसी केस में थोड़ी छोटी भी हो सकती है। बहुत देर लगी मेरे को ग्राफ्स बनाने में कि मैं आपको समझा पाऊं ये वर्टिकल लाइन क्यों होती है। वो एक ड्रॉप में मिलियंस हैं और पता चले जी 10,000 प्रोटॉन ही बचे थे नीचे, और आपने एक ड्रॉप से छोटा आप नहीं डाल सकते। आपने डालनी ही एक ड्रॉप थी और उसमें 10,000 की जगह पर 10 लाख मॉलिक्यूल्स गिर गए। तो अब 10 लाख मॉलिक्यूल्स गिर गए, वॉल्यूम तो मैंने एक ही ड्रॉप ही डाला हुआ है, बट उसमें मेरे आयंस H प्लस और OH माइनस का तो सारा मामला बिगड़ गया ना। सो इक्विवेलेंस पॉइंट कब आता है? ये मेरे को टाइट्रेशन करने से पहले ही पता है। इक्विवेलेंस पॉइंट इसमें तो 7 ही होगा, पहले ही पता है। बट जो मेरी थ्योरी है उसको लैब कंफर्म करेगी, तब ना मैं अपनी थ्योरी को सही मानूंगी। मैंने तो थ्योरी दे दी, आपने हाँ कर लिया। अब लैब में मैं गई तो मेरे को ये जो वर्टिकल लाइन मिलेगी, इसके बीच के डॉट को मानना पड़ेगा। एवरेज तो लेना पड़ेगा,
क्योंकि इससे ज्यादा प्रिसीजन हम नहीं कर सकते लैब में। तो इसके बीच के डॉट को जब मैंने किया तो वाकई इसने कोइंसाइड किससे किया, 7 से। आई वॉज राइट थियोरेटिकली एज वेल एज आई वॉज प्रिसाइज इन लैब। तो इक्विवेलेंस पॉइंट हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में pH 7 पे ही आएगा, और उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अभी बेशक आपसे ना बने, इसके PDF हमेशा आपके पास होंगे, आपको मिल जाएंगे। मेरे पास है इसकी DPP, बट मैं अब आपको DPP के चक्कर में नहीं डालना चाह रही। खुद हाथ से बन गई तो क्या जरूरत है आपको। यानी इस पर्टिकुलर एसिड बेस टाइट्रेशन में जैसे जैसे आप बेस हर ड्रॉप बेस की डालते जाओगे, नीचे वाले कंटेनर फ्लास्क का पीएच बढ़ता जाएगा, 2 से बड़ा होता जाएगा। क्लियर इतना सबको। अब आ जाते हैं हम केस टू केस डिपेंड करने वाली बात थी ना, दूसरे केस पर। और वो दूसरा केस क्या है, अब ध्यान से। मैंने पिछले में क्या किया था, नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस। अब जस्ट इसको पलट देती हूं, ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड नीचे स्ट्रॉन्ग बेस। आपको अननोन मैंने दे दिया स्ट्रॉन्ग बेस, इस टाइट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बेस, जो क्वेश्चन है वो पहले लिखा जाता है। आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हैं, करो इसको टाइट्रेट और इसकी अननोन मोलैरिटी निकाल के दो, तो आप सामने वाले से स्ट्रॉन्ग एसिड मांगोगे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू स्ट्रॉन्ग बेस। जस्ट रिवर्स हो जाएगा ग्राफ, क्योंकि शुरुआत में मेरे कंटेनर में क्या पड़ा है, प्योर स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच 7 से ठीक ठाक ऊपर होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब 12-13 पीएच बनता है, राइट, बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ऊपर से शुरू हुए हम। जैसे जैसे मैं यहां पर इस पे क्या है, आप कितना एसिड डाले जा रहे हो, ब्यूरेट से एक एक ड्रॉप आपने एसिड डाला, बेस के OH न्यूट्रलाइज होने शुरू हुए होते 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 यहां तक। थैंक यू, मेरे को वॉल्यूम 2 स्टेज ऊपर लाना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ दिस। तो यहां से जैसे 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 मैं नीचे जाती हूँ, फिर से देखना मैंने कोशिश की है सॉर्ट ऑफ एक वर्टिकल लाइन दिखाने की आपको। इसके बिल्कुल बीचों बीच आपको फिर चेक किया मैंने दोबारा, यस, मेरा इक्विवेलेंस वॉल्यूम भी आ गया, जो मेरे को M1V1 इक्वल्स टू M2V2 के लिए चाहिए था, वो तो चलो अलग बात है। यस, M1V1 इक्वल्स टू M2V2 में आपको जो वॉल्यूम यूज्ड की वैल्यू है वो इस ग्राफ से दी जा सकती है, व्हाई नॉट, और दी हुई है। आप देखेंगे आपको बोल दिया जाएगा एक एसिड है जिसका वॉल्यूम नहीं देंगे, और आप कहोगे हमें जो सैंपल दिया उसका वॉल्यूम तो चाहिए, तो उस एसिड का तो दे देंगे या बेस का, लेकिन यूज्ड अप कितना है, आप यही तो करते हो ना। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। एक आपको लैब में गिवन होता है कि लो जी अननोन, और एक आप लैब से निकालते हो, और वो लैब से निकालते हो वो ये रहा। नहीं देंगे अगले कि कितना ml यूज हुआ स्टैंडर्ड का, वो आपको यहां देखना पड़ेगा। एनीवेज, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो आया, ये वो वॉल्यूम है जो एक्चुअली उस इक्विवेलेंस पॉइंट पे इस्तेमाल हुआ होगा टू कंप्लीट द रिएक्शन। इसको फिर मैंने देखा तो वाकई इसका पीएच भी मैच कर गया 7 से। ये दोनों कर्व्स दिखने में एक से हैं, बस पलट दिए। तो ये इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि देखते ही पता चल जाए 1 मिनट के अंदर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। शुरुआत स्ट्रॉन्ग बेस से की तो ऊपर से शुरू होगा, शुरुआत स्ट्रॉन्ग एसिड से करी तो नीचे से शुरू होगा। क्लियर। इसके बाद आखिरी केसेस पे पहुंचते हैं, जो इस चैप्टर का हिस्सा है, वीक यानी इक्विलिब्रियम, जहां मेरे से गलती होती है। तो केस 3 मैंने क्या लिया, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस विल बी अवेलेबल टू यू ऑन अ क्वेश्चन, ये लिखा मिलेगा। उसका अगेन क्या मतलब है, वीक एसिड आपको दिया गया है, आप गए लैब में और मांगा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, ब्यूरेट में भरना है मेरे को 100 ml, तो स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू वीक एसिड। अब थोड़ा सा अनकन्वेंशनल एग्जांपल्स, जो अब मैं ये टॉपिक जब पढ़ाती हूँ तो HCl और NaOH से ऊपर नहीं बढ़ते हम। HCl की जगह HNO3 ले लेंगे, या H2SO4 ले लेंगे, या ले लेंगे आपका बेस में NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, बस उसमें ही हम थक लेते हैं। और जब आप जेई के क्वेश्चन देखते हो, नीट के क्वेश्चन देखते हो, वहां ऐसा कुछ मिलता है। तो मैं अब एग्जाम्पल्स भी एग्जैक्टली वही ले रही हूँ जो आपने फेस करने हैं। मैंने आपको कहा ये व्हाट इज दिस, NH4 पॉजिटिव देखते एकदम से समझ नहीं आता जब तक आप ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आप सबको पता है अमीन्स चैप्टर पढ़ के आए हो, अमोनिया इज अ वीक बेस। अमोनिया इज अ वीक बेस, व्हाई, बिकॉज अपने लोन पेयर के साथ ये प्रोटोन एक एसोसिएट करेगा और क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव। और उस दिन भी बात हुई थी जब अमीन्स कर रहे थे, अभी भी कहूंगी ये वीक बेस है, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है और स्ट्रॉन्ग है।
समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अगर ये बेस वीक है एज कंपेयर टू सम अदर एसिड, तो भी मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं कमेंट करती यहां पर। मैं आपको यहां क्या कहती हूँ, NH4 पॉजिटिव क्या होगा, अपने पॉजिटिव चार्ज से तंग है, ये ढूंढेगा कोई मेरा H+ ले ले, मींस इट्स एन एसिड। सिंस ये एक ऑर्गेनिक एसिड है तो इसको मैं वीक एसिड कह सकती हूँ इन कंपैरिजन टू HCl, H2SO4 एंड दोज ऑर्गेनिक एसिड्स। यहां पर अलग बात है कि अपना वीक बेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन नॉट ओवरऑल, राइट? वो तो एक कंपैरिजन की बात हुई। तो कॉन्जुगेट एसिड को भी एसिड मानते हैं, समझ आ गई बात? कॉन्जुगेट एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी से बन रहा है, लेकिन अगर उसको अकेला लो तो वो एक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड ज्यादातर क्या है, वीक है। इसके सामने मैं स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH की कहानी ना लाके सीधे OH नेगेटिव ले आई। अब इसका टाइट्रेशन करोगे तो क्या बनेगा ब्रिजेश? एंड में मेरे पास फ्लास्क के अंदर क्या चीज बची? वाटर और अमोनिया। पीएच क्या लगता है, बेसिक आएगा, एसिडिक आएगा कि 7 आएगा? क्योंकि अमोनिया एंड पॉइंट पे बचा पड़ा है। तो पहले तो ये समझ लो, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब pH 7 नहीं होता। सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में न्यूट्रलाइजेशन का मतलब 7 होता है pH। अब पहले ही आपको दिख रहा है कि आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन वी आर लेफ्ट विद अ वीक बेस। if we are left with a weak base, pH slightly high होगा 7 से at equivalence point। ये मैंने लिखा है कि आपके नोट्स में नहीं, बट आपको समझ आ गई ये बात। यानी मुझे इसको प्रूव करने के लिए ये एक एग्जांपल मिला और मैंने दिखा भी दिया। एट इक्विवेलेंस आई एम लेफ्ट विद 1 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये वही बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जो 12-13 तक मेरे को पहुंचा देगा, बट 7 से ऊपर लेके जाएगा। मे बी 7.9, मे बी 8, इतना ऊपर तो खैर लेके ही जाएगा, वीक बेस है। सो इस बात को अब मैं कर्व में दिखाऊंगी। इसका कर्व बहुत ध्यान से, इसमें वो वर्टिकल लाइन थोड़ी छोटी हो गई, ये भी एक फर्क है। वो जो क्लियरली वर्टिकल लाइन दिख रही थी ना, अब वो थोड़ी सी यूं होगी, है अभी भी, इट्स नॉट कि नहीं है, बट उतनी उतनी वर्टिकल क्लैरिटी से यूं लंबी लाइन नहीं दिखेगी कभी भी। अगर दिखती है तो कुछ गलती है, चेक। चलिए, अब मैंने इस केस में क्या किया था, इस केस में मैंने फ्लास्क में क्या लिया था, हैव अ लुक व्हाट आई हैव टेकन इन फ्लास्क। स्ट्रॉन्ग बेस ऊपर से ऐड हो रहा है, राइट? फ्लास्क में मेरे को क्या काम दिया गया था, वीक एसिड। तो मैंने सबसे पहले फ्लास्क लिया, वीक एसिड है तो पीएच उसका एसिडिक ही होगा शुरुआत में। तो ये रहा शुरुआत का। आप देखिए पिछले वाले में मैंने एसिडिक पीएच कहां बनवाया, 2 के नीचे या 2 के आसपास, तब मैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ले रही थी केस 1 केस 2 में से एक में। अब मैं वीक एसिड ले रही हूँ, वीक एसिड का ग्राफ भी, ये मेरे से बहुत डाउट पूछा गया एक बार कि मैम ये भी तो एसिड ही कंटेनर में ले रखा था, इसमें भी तो पीएच शुरुआत में एसिडिक था तो नीचे एसिड था, तो इन दोनों ग्राफ में फंस रहे हैं। ज्यादातर यही होता है, ए और सी ग्राफ में फंस रहे हैं हम। उसमें सिर्फ मुझे एक चीज देखनी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच 2 से नीचे है, और अगर मैंने टाइट्रेशन में वीक एसिड लिया है तो ग्राफ में 2 से ऊपर है। मैंने तो 2 अपनी मर्जी से 2 ले लिया, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में हो सकता है 3 हो। मतलब आपको देखना है किसका ज्यादा नीचे से, जितना लो पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना हाई पीएच उतना वीक एसिड। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो अब ग्राफ अगर आप देखो, ऋषित थोड़ा लेट हो गए, मैंने टाइमली शुरू कर दिया था, तो इस लेक्चर को देखना जरूर। ये मैंने दोनों बैचेस में नहीं लिया था, लास्ट ईयर छुआ भी नहीं था इसको। सो अब मैं आपको बताऊं जरा यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट। आप लोगों ने खुद ही बता दिया मेरे को, एट द एंड अमोनिया वीक बेस बचेगा। जब एट द एंड अमोनिया वीक बेस बचेगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट मुझे चेक करना है, क्या मेरे लैब के ग्राफ में 7 से थोड़ा सा ऊपर आया है। मुझे तो पहले ही पता है, लैब में तो नहीं कर रहे आप लोगों को भी पहले पता है। आप उसी ग्राफ को चूज करोगे जिसमें इक्विवेलेंस पॉइंट स्लाइटली हायर देन 7 होगा। और यहाँ वर्टिकल लाइन आएगी बट बहुत छोटी आएगी, बट आती है, ऐसा नहीं आती। तो इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH 7 से थोड़ा ऊपर आया, वट एवर बी द वैल्यू, वो आपको जो दिया जाएगा ना ग्राफ, उससे पता लगेगा। स्टेटमेंट्स, असर्शन, रीजन जान ले लेता है ऐसे क्वेश्चंस में, कि आपको 2 ग्राफ दिए, ग्राफ 1 ग्राफ 2, और उसमें ये लाइन, इनिशियली वी हैव वीक एसिड दैट्स व्हाई पीएच विल बी हायर एज कंपेयर टू केस 1। केस 1 का ग्राफ भी दे देंगे, केस 2 का ग्राफ भी दे देंगे, और बताएंगे इनमें से चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यस, इसमें शुरुआत में ही पीएच थोड़ा हाई था क्योंकि वीक बेस था। क्लैरिटी आई?
अब ड्रॉ हो या ना हो, लेकिन अब असली चीजों पे उतर के आइए। न्यूमेरिकल में आपको जो ध्यान देना है, एक ध्यान तो पिछले ग्राफ से आपको पता चल गया होगा कि मेरे को वॉल्यूम कितना यूज हुआ, उसके लिए ग्राफ दे सकते हैं। ग्राफ देते ही हम लोग घबराते हैं, अगलों को भी पता है, ठीक है। सो अब अ न्यू थिंग फॉर अस, जो मैंने पिछले में डिस्कस करी नहीं, क्योंकि पिछले में कुछ वीक आया नहीं था। इफ देयर इज समथिंग वीक, इस केस में क्या वीक है? एसिड, उसका Ka होगा। वीक चीज का तो Ka होता ही है। बेस आएगा अगले केस में तो उसका Kb होगा। इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो भी होता है आपका, उसका जस्ट आधा, at half of, this is new and this is only for NEET JEE। नीट में तो ये इतनी कवरेज है कि मैंने आज अपनी क्लास का 1 घंटा मेनली इसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं, यूटिलाइज किया है। हाफ ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम, आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम जितना भी दिख रहा है उसका आधा कर दो। उस वक्त जो पीएच होता है ना, वो इक्वल टू पीकेए होता है। पीकेए के सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में आपको ग्राफ दे के पूछ सकते हैं। बन तो सॉल्ट ही रहा है, आप सोचो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का उल्टा ही तो हो रहा है, बन तो सॉल्ट ही रहा है। बट एनीवेज लेट्स नॉट मिक्स टू टॉपिक्स। यानी हाफ ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम पर हमेशा आपको पीएच और पीकेए बराबर मिलेंगे। मतलब मेरे को पीकेए मिल गया, पीकेए मिल गया तो के मिल गया, तो नेगेटिव लॉग वाली बात है, आपको रिलेशन पता ही है। यानी इस केस में अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 2 के यहां पर 4 बनता है, जिस हिसाब से जा रहा है 4 बनता है। तो मैं बता सकती हूं इस ग्राफ को देख के उस वीक एसिड का पीके मेरे को ड्रॉ करके दे रखा है। मेरे को कोई हेल्प नहीं लेनी कि इस क्वेश्चन में पीके, सिंपल पीके भी पूछ ले तो वेरी लेस ऑफ अस विल बी नोइंग दिस फॉर्मूला। तो हाफ ऑफ वॉल्यूम पर जो पीएच आता है वो एक्चुअली पीके के बराबर है। मेरे पास पीके आ गया, फिर के तो क्या ही है, वो तो आ ही जाएगा। लास्ट केस फॉर टाइट्रेशन, इसका अगेन रिवर्स। रिवर्स क्या है ऋषित, शायद यहां से क्लियर हो तुमको थोड़ा थोड़ा। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, पिछले में वीक एसिड था, अब के क्या है? वीक बेस। वीक बेस मेरे को नीचे फ्लास्क में मिला, ऊपर से मैंने डिमांड किया मेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड दो, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाएगा वीक बेस में ड्रॉप वाइज ड्रॉप। तो अब मैं फिर वीक बेस का एक एग्जांपल लाती हूं, अमोनिया। ऊपर से मैंने क्या मांग लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड। रिएक्ट तो दोनों ने पूरा करना है क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनिया को रहने ही नहीं देगा। शुरुआत 1 1 0 0, जब कंप्लीट हो गया, इक्विवेलेंस आ गया, उस वक्त ये और ये दोनों 1 1। थोड़ी देर पहले बताया NH4 पॉजिटिव क्या है, H पॉजिटिव रिलीज करने का जरिया, इट्स अ वीक एसिड। यानी पूरा जब ये टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बावजूद भी सॉल्यूशन में वीक एसिड तो प्रोडक्ट में पड़ा है। अगर वीक एसिड प्रोडक्ट में पड़ा है मतलब पीएच क्या होगा? 7 तो नहीं होगा, 7 से थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस, कैन बी 6.58 व्हाटएवर, उसी के आसपास, और भी कम हो सकता है, गैप उनका 6.8 6.9 कुछ भी हो सकता है। यानी मुझे अब पहले ही पता है मेरे को ग्राफ कौन से वाला ढूंढना है। इसके लिए आपको ये कोई लैब में नहीं पूछ रहा, आपको चारों में से अगर एक ग्राफ ही ढूंढना है तो आपको पता है वो ढूंढना है जिसमें जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ना वो पीएच से थोड़ा नीचे होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे इस माइंडसेट से होते हैं कि टाइट्रेशन में तो इक्विवेलेंस पॉइंट 7 ही होगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। नहीं, तो मेरे को पहले ही पता हो तो फिर तो मैं बना सकती हूँ। अब आप सब लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ चुका है, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, मैं लास्ट मौका है, एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। शुरुआत में मैंने नीचे क्या लिया था? वीक बेस। वीक बेस था तो मुझे 12 से थोड़ा नीचे बनाना चाहिए। पिछले केसेस में शायद मैंने 12 से स्टार्ट करा हो, तो क्योंकि मेरे को असली कंपैरिजन ही तब आना है जब नीचे स्ट्रॉन्ग बेस और नीचे वीक बेस है। कंफ्यूज ही हमने वहां होना है कि दोनों में ऊपर से हो रहा है मैम, 2 ऑप्शन है, दोनों में ही ऊपर से नीचे जा रहा है। वो वर्टिकल लाइन ढूंढने लगे होते हैं, इसमें ज्यादा वर्टिकल लाइन है, थोड़ा सा प्रिंट इशू आ गया, उतना मजा नहीं आता क्वेश्चन करने में। सीधे देखो आपका स्टार्टिंग पीएच क्या है, वो आपको क्लैरिटी देगा। तो 12 से नीचे वीक बेस कंटेनर में जैसे जैसे मैं ऊपर से एसिड की ड्रॉप्स डालती गई, ये न्यूट्रलाइज होता 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 पहुंच गया एक टाइम पे। क्योंकि मेरे को ग्राफ बनाना था, मेरे को पहले ही पता है पीएच जो है 7 से थोड़ा नीचे आएगा, तो मैंने मैनेज किया 7 से थोड़ा नीचे ही आए कंफर्म करने के लिए। तो कहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच से नीचे आएगा, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पिछले 20 मिनट पूरे फोकस्ड चाहिए। एक ही क्वेश्चन दूं मैं, अगर इनमें से किस किस में पीएच जो है वो लेस देन 7 आना है, बस आपका पूरा टॉपिक हाथ में आ गया। थ्योरेटिकल तो, न्यूमेरिकल अगली स्टेज है, बट थ्योरेटिकल तो आ गया, और थ्योरेटिकल ही ज्यादातर आ रहा है इसमें से। अब
इसमें अगेन इक्विवेलेंट वॉल्यूम मुझे मिल गया, इस डॉट से आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद उसका आधा, ये क्या है, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ढूंढा और यहां पहुंची, ये अप्रोक्सीमेटली 10 दे रहा है वैल्यू। यानी आधे इक्विवेलेंट पॉइंट पर, इक्विवेलेंट वॉल्यूम पर जो पी के ए है वो पीएच के बराबर होता है। बट बच्चों जब मैं एच की बात कर रही हूं तो ए ही आएगा, प्रोटॉन डोनर तो ए ही आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में वीक क्या था, बेस। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दो, बेस था वीक। तो मैं पीके किस किस बात पे रिपोर्ट कर रही हूं, हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, पीके ए प्लस पीके बी इज 14। यहां से आएगा तो तुम्हारा पीके ए ही आना, तो तुम्हारा पीके ही है, बट आप उसको 14 से इक्वेट करके पीके बी 4 निकाल सकते हो। 10 आया ना पीके ए, यानी वो जो वीक बेस था उसका पीके ए 10 है, उसके कॉन्जुगेट की बात हो रही थी, तो 14 में से 10 गए, पीके बी कितना हो गया, 4। दिस इज इनफ, नॉट फॉर जेई नीट, इवन फॉर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। कुछ कोर्सेज में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में टाइट्रेशन आते, बिकॉज दिस इज द थिंग विच वी डील इन रिसर्च। तो लगभग सभी बीटेक हो, एमबीबीएस हो, सब में केमिस्ट्री पढ़ती है, आपके सामने आती है। तो ये टाइट्रेशन कई बार वहां भी मिलता है। इतना इनफ है आपके लिए, नॉट ओनली फॉर जेई नीट, इवन फॉर ग्रेजुएशन क्वेश्चंस। क्लियर हो गया सबको? मैं एक न्यूमेरिकल टाइट्रेशन का करा दूं जस्ट फॉर दिस, नहीं पहले मैं इसकी थ्योरी करा दूं, सॉरी, जस्ट फॉर दिस थिंग कि हमारा टाइट्रेशन फुल एंड फाइनल हो जाए, हमें मोल कॉन्सेप्ट का वेट ना करना पड़े। पर उससे पहले एक और पार्ट, ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये सिर्फ कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ खास कवरेज नहीं है। हमें पता कैसे चलता है लैब में कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, उसके लिए हम यूज करते हैं कुछ इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स, जनरली जो इंडिकेटर्स हैं वो वीक एसिड वीक बेसिस ही होते हैं ऑर्गेनिक के, क्योंकि मुझे उसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कभी इंडिकेटर नहीं बन सकते, वो तो टूट के बैठ जाएंगे। अब क्या मतलब इस बात का, फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का शॉर्ट फॉर्म लिखने का ये तरीका है, फिनोफ्थलीन एक वीक एसिड है, वो हर वक्त एक इस तरह के इक्विलिब्रियम में पड़ा रहेगा। यानी मैंने कोनिकल फ्लास्क में अगर वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ भी लिया, मैं एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन डाल रही हूं फिनोफ्थलीन की एसिड के साथ। फिनोफ्थलीन की एसिड के साथ मैंने सॉल्यूशन डाली, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं, वो टूटेगा H+ में। लेकिन मैंने किस में डाला है उसको, एसिड में, जहां भरमार है H+ की। तो वो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, इस वजह से फिनोफ्थलीन बिना टूटे ही पड़ा हुआ है उसके अंदर, कलरलेस। क्योंकि ऑलरेडी जिसके अंदर आपने डाला है कॉमन आयन इफेक्ट, उसमें इतना सारा प्रोटॉन पड़ा है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड लो चाहे वीक एसिड लो, प्रोटॉन ऑलरेडी है। तो ये तो शायद मतलब अगर मैं डिसोसिएशन सोचूंगी तो 10 की पावर -100 होगा, इतने छोटे से का पिंक कलर हमें नहीं दिखेगा। यानी जिस वक्त आपने डाला वो कलरलेस था, अंदर जाके भी वो ब्रेक नहीं हुआ, वो कलरलेस ही है। जैसे जैसे आपने ऊपर ब्यूरेट में से बेस डालना शुरू किया, ये गायब होने शुरू हुए, ये कंज्यूम होने शुरू हुए, इस इक्विलिब्रियम में भी कमी आ गई। फिर फिनोफ्थलीन को लगा वो जो कॉमन आ रहे थे वो सारे तो बेस खा गया इक्विवेलेंस पॉइंट पे। इक्विवेलेंस पॉइंट आप जानते हैं, उस एक बूंद में थोड़े एक्स्ट्रा तो OH आए होंगे, जितने चाहिए थे उससे एक्स्ट्रा आए होंगे, तो मतलब H+ तो पूरा खत्म हो गया। तब इस इक्विलिब्रियम को टेंशन हुई, आई नीड टू रिकंस्ट्रक्ट इट। ली चैटलियर यही कहता है, तड़ाक से ये टूटेगा, ये टूटेगा, आपको पिंक कलर बड़ा लाइट सा दिखेगा। आपको नहीं दिखा, आपने एक ड्रॉप और डाल दी, आपका इक्विवेलेंस पॉइंट भी गलत हो गया, आपका वॉल्यूम भी M1V1 = M2V2 भी सारा आंसर गलत हो गया। तभी 5 बार करते हैं और उसका मीन लेते हैं कि एक बार मेरे को पिंक कलर, दिन की रोशनी में इतना लाइट पिंक कलर कई बार नहीं भी दिखता। इस तरह से इंडिकेटर काम करता है। यानी कि अगर आप बेस ऐड करते जाते हो, H+ रिमूव्ड है, HPH और पीएच वाला इक्विलिब्रियम तब जाके पिंक कलर देगा, क्योंकि HPH को मजबूर होना पड़ेगा पीएच नेगेटिव में कन्वर्ट होने के लिए। उससे मैं पहचानती हूं आ गया जी पिंक कलर। रोक दो ब्यूरेट को, नाप लो कितना वॉल्यूम बेस का लगा, और वो जो V2 का वेट कर रहे थे आ गया, निकलो लैब से। इंडिकेटर के ऊपर, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए पिंक कलर कब आया, जस्ट जब H+ फिनिश हुए तब आना शुरू हुआ। मेरी आंखों को तब नहीं दिखता, थोड़े फालतू OH चाहिए होते हैं, क्योंकि वी कांट सी एवरी मॉलिक्यूल, तो थोड़ा सा फालतू होता है, रखना पड़ता है, नहीं तो आपकी आंखें देख नहीं पाती। प्रैक्टिकली कोई आपसे पूछ नहीं रहा, अगर थियोरेटिकली पूछा तो आप क्या बोलोगे, पिंक कलर जस्ट अराइव्स व्हेन H+ इज फिनिश्ड।
थ्योरेटिकली तो यही है, वो लैब में थोड़ा फालतू पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मैं इंडिकेटर के ऊपर इक्विलिब्रियम लगाऊं तो के इंडिकेटर गिव्स दिस। आपसे एक सवाल है या आपको एक चीज दिखा दूं, के इंडिकेटर ये है, जब ये दोनों बराबर बराबर हैं तो क्या कलर होगा? नो, न्यूट्रल कलर। मतलब मुझे नहीं दिखेगा, पॉइंटर्स मुझे नहीं देखेगा। आप कह सकते हो आधा कलरलेस है आधा पिंक है, तो वो मिक्स होके पूरा ही कलरलेस जैसा दिखेगा। आई कांट सी, बट प्रैक्टिकली वैसे बात करूं, अगर मैं अपनी आंखों की बात ना करूं, ये दोनों जब बराबर हैं वो स्टेज क्या जी? न्यूट्रल है दोनों साइड। दोनों साइड बराबर है, दिखना ना दिखना अलग बात है। तो जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई, उसको आप न्यूट्रल कलर मान लो। आधा ये कलर आधा ये कलर, वो अलग बात है, इसमें आधा कलरलेस है। मिथाइल ऑरेंज लाऊंगी तो रेड और ऑरेंज की बात होगी। रेड और ऑरेंज में न्यूट्रल कलर क्या होगा? दोनों का मिक्स करके, उसको न्यूट्रल कलर बोलते हैं। यहां न्यूट्रल कलर वेरी लाइट पिंक हो जाएगा, क्योंकि कलरलेस भी है आधा और आधा लाइट पिंक है। तो खैर वो न्यूट्रल पिंक हुआ, न्यूट्रल कलर हुआ। इट मीन्स ये वो स्टेज है जब कलर न्यूट्रल है। ना तो मैं कलरलेस की साइड हूं, ना मैं पिंक की साइड हूं, मैं बीच में हूं। एग्रीड एवरीबॉडी? अब जब ये दोनों बराबर हैं तो ये और ये कट जाएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पर, या इसका मतलब जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है उस वक्त, नॉट इक्विवेलेंस पॉइंट सॉरी, इंडिकेटर का के इज इक्वल्स टू पीएच, मतलब एच। इंडिकेटर का के इज इक्वल्स टू एच, और मैं यहाँ पे माइनस लॉग ले लूं तो मैं कह सकती हूं इंडिकेटर के लिए पी के इंडिकेटर इज इक्वल्स टू पी एच। इंडिकेटर चूज कैसे करते हैं? जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है ना, इक्विवेलेंस पॉइंट कहीं 7 से ऊपर है कहीं 7 से नीचे है, वो इसके बराबर होना चाहिए। इंडिकेटर काम ही तब करेगा। फॉर अ गुड चॉइस ऑफ इंडिकेटर, टेबल दे देंगे आपको, इंडिकेटर 1 2 3 4 नाम ही नहीं देंगे, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज और लिटमस, आपको 1 2 3 4 दे देंगे। जिस तरह की टाइट्रेशन आपको करनी है, आपने पीछे चारों पढ़ ली, उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आपको पता है 7 से ऊपर है 7 से नीचे के एग्जैक्टली 7 है। आपको पीएच से मैचिंग रखना चाहिए लॉजिकली इंडिकेटर। पीएच और इंडिकेटर मैच करता है तो आप गुड टू गो, दैट इंडिकेटर इज गुड टू गो, आप यूज कर सकते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर मुझे कलर कब दिखता है? अब आपने देखा ये कलर न्यूट्रल है, नहीं दिख रहा मेरे को। मुझे कहा गया मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, रेड कलर पे रोक देना। मेरे को रेड तो दिखा ही नहीं, मेरे को दिखा दोनों का मिक्स होता हुआ, रेड और येलो का मिक्स होता हुआ ऑरेंज। उस पे क्या करूं? दैट इज कलर न्यूट्रल। थोड़ा सा फालतू डालना पड़ेगा, मुझे रेड लाना पड़ेगा अगर मेरे को ऑरेंज से रेड जाना है, येलो से रेड जाना है। बीच के न्यूट्रल कलर पे मैं रोक नहीं पाऊंगी। यानी कि यूजुअली पीएच, यूजुअली फॉर अ बेटर रिजल्ट, टू सी द रिजल्ट, पी के इंडिकेटर में एक प्लस माइनस होता है, जहां मोर देन 7 और लेस देन 7 है। यूजुअली इक्विवेलेंस पॉइंट पर आपको ये मिलने वाला है, होना ये चाहिए, मैं जानती हूं, दिस इज गुड टू गो। बट व्हेन आई कैन सी दिस इज दिस, वो मुझे दिखता नहीं कलर, वो कलर न्यूट्रल है। यानी रेड से मेरे को अगर येलो देखना है तो मैं ऑरेंज को क्या लूंगी? दिस। मुझे देखने के लिए एक साइड शिफ्ट होना है, तो दिस इज चॉइस ऑफ इंडिकेटर। लास्ट थिंग फॉर दिस, आपके लिए मैंने लिख दिया है यहां पे, ये याद कर लीजिएगा कि मिथाइल ऑरेंज का पीएच ये होता है, और इंडिकेटर देखिए इसके बीच में है, +-1। ज्यादातर में आप देखोगे +-1 की रेंज है, किसी एक आधे में नहीं भी है, बट आपको पता है गुड टू गो वाली सिचुएशन तो अलग थी। प्रैक्टिकली लैब में दिखने में आप देखो 4.4 और 5.1 में कुछ ऐड ही हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली प्लस नहीं हुआ, +-1 की रेंज में होता है। बहुत जगह आप देखोगे आपको 1 से थोड़ा ज्यादा भी ऐड होता मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस या 1 माइनस की रेंज एक इंडिकेटर के लिए देखी जाती है, ऐसे इंडिकेटर चूज किया जाता है। तो जब भी कोई आपके पास टाइट्रेशन है जिसका इक्विवेलेंस पॉइंट इस रेंज में है, आप कौन से इंडिकेटर को उठा के लाओगे? लिटमस। इस तरह से इंडिकेटर चूज किए जाते हैं। ये इक्विवेलेंस पॉइंट बच्चों एसिड्स के ऊपर है, दिख रहा है ना? ये इक्विवेलेंस पॉइंट वहां पे यूज होगा जहां पर आपका इक्विवेलेंस पॉइंट स्लाइटली लेस देन या लेस देन 7 आया था। ये उन केसेस के हैं। डन। यहां आपका टाइट्रेशन टॉपिक शुरू से आखिरी तक खत्म, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। फिर भी टू कंप्लीट इट प्रॉपरली मैं आपको एक क्वेश्चन
टाइट्रेशन का बता दूं, जो मोल कॉन्सेप्ट में आपने किए हैं पिछले साल, एसिड बेसिस या इक्विलिब्रियम में नहीं किए। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन देते हैं, H2SO4 का 0.2 मोलर सॉल्यूशन 25 ml आपको दी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar NaOH is needed to neutralize it completely। तो आपको पता है यहां पर H2SO4 का मोलैरिटी कितनी आई, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, M1V1। इसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम M2V2। अब आप देख चुके हो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होने चाहिए। इक्विवेलेंस यानी टाइट्रेशन जब कंप्लीट होती है, कंप्लीट रिएक्शन होता है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन यहां मेरे को एक छोटा सा ध्यान रखना है, जो आप लोगों ने अब तक तो पकड़ ही लिया होगा, खैर H2 2 प्रोटॉन्स हैं, तो यहां पर मुझे जब मोलैरिटी पुट करनी है तो सल्फ्यूरिक एसिड की नहीं पुट करनी, उसके अंदर से निकलने वाले H+ की पुट करनी है। तो इन प्लेस ऑफ गोइंग टू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आपको ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती है, उस वक्त सोचने में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। पढ़ाते वक्त हमें पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज अगेन आपको बताया हम जज हो जाते हैं कि हम कराते नहीं है, लेकिन हमें पता है इसका जो अल्टरनेटिव इजी मेथड है, इस वक्त आपको वो चाहिए। मैं यहीं पे ना सीधा 2 कर दूं, मेरे को मोलैरिटी प्रोटॉन की चाहिए, मेरे को मोलैरिटी H2SO4 की थोड़ी चाहिए। तो यहां पर 2M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 हो जाएगा कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है टाइट्रेशन में। ये टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन टाइट्रेशन का ये हिस्सा बहुत बार कर चुके हो। टाइट्रेशन का कौन सा हिस्सा आपने नहीं किया था, वो मैंने करा दिया फुल एंड फाइनल टिल योर ग्रेजुएशन, इससे आगे आप नहीं जाएंगे। डन। अब लास्ट हिस्से पे आते हैं, जो आप लोगों को लेफ्ट ओवर वाली बात बोली थी, 5 से 10 मिनट लगेंगे उसमें। जी, आज के उसमें मैं कुछ ब्रेक, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती। एक पूछ लिया, ये ज्यादा आसान चीज है जिसको करा करा के हम घिस गए, जिसपे मैंने टाइम नहीं दिया आज। भाई H2SO4 में से निकल क्या रहा है अर्शिया, 2 प्रोटॉन। यहां तुम मोलैरिटी किसकी रिपोर्ट कर रहे हो, H2SO4 की। एक H2SO4 से 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, तो जितने भी H2SO4 होंगे उसको इंटू 2 करना पड़ेगा। सिंस यहां से न्यूट्रलाइजेशन जो इतनी देर से चल रहा है, उसमें H+ और OH- ही तो रिएक्ट करते हैं। हाउ मेनी H+ आई एम गेटिंग हियर, 2। तो जितना भी टाइट्रेशन पे क्वेश्चन आए, डोंट शिफ्ट टू नॉर्मेलिटी, और अगर आपकी आदत है नॉर्मेलिटी की तो स्टिक टू दैट, डोंट शिफ्ट टू दिस। चूज वन। उस वक्त डबल माइंडेड होना सबसे खतरनाक है। अब मैं क्या करूं, पहले मैंने ऐसे किया था, जैसे पहले तुमने किया था तुम्हारे आंसर सही आते थे, स्टिक टू दैट। जिसने पहले किया ही नहीं था या किया था टोटल भूल चुके हैं, टाइम ही नहीं है, कहां घुसे, स्टिक टू दिस। क्या इशू है, बात दोनों से सेम पढ़नी है, तो जितना कम रायता फैलेगा उतना समेटना आपके लिए आसान होगा। तो यहां पर मैं टाइट्रेशन को क्लोज कर रही हूं। इसके न्यूमेरिकल्स आई एम गोइंग टू कवर मोर इन मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर। इट डजंट मीन कि मैं आने के इक्विलिब्रियम में इसके क्वेश्चन नहीं दे रही, नो, आई विल बी गिविंग, बट अच्छे क्वेश्चन की कवरेज मैं आपको कहां दे रही हूं आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा लेफ्ट ओवर, ज्यादा बचा नहीं है, वो आपको दिखा दूं फटाफट, ताकि आप चाहो तो आप उस PDF से भी पढ़ लोगे, एक बार मेरे सामने डिस्कस हुआ हो तो। अगली क्लास में है आपका माइनर टेस्ट, ठीक है, अगली क्लास में है, पोस्टपोन किया था मैंने, जो आज था, बट आपको पता है अभी हमारा पूरा ही नहीं हुआ था, तो अगली क्लास में आपका माइनर टेस्ट होगा। नेक्स्ट वीक आई विल बी गिविंग यू 1 डे और 2 डे लीव, रीजन बीइंग शायद आप सभी के प्री बोर्ड्स हो जाएंगे शुरू, जो लोग दे रहे हैं, या मैं अपने नॉर्मल क्लास की छुट्टी करूंगी, कुछ ना कुछ रिवीजन चलता रहेगा। आई विल बी हियर, बट शायद ट्यूसडे या थर्सडे मैं आपको छुट्टी दूंगी यहां से, वो डिसाइड करेंगे ट्यूसडे या थर्सडे कब। सो PH, KA, KB, अल्फा, यही न्यूमेरिकल्स छूटे हुए थे, बाकी तो सब कर लिए थे। तो ये भी मैंने उस दिन बात कर ली थी कि आपको कल को अल्फा कब इग्नोर करना है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने ले रही हूं, जिससे आपको थ्योरी तो बची ही नहीं कुछ, जिससे आपको इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल का किक स्टार्ट मिले, जो कि इस बार मेरे माइनर टेस्ट का मुद्दा है। इजी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, तो इस बार के माइनर टेस्ट में आई एम डिवाइडिंग माय टेस्ट इनटू 2 पार्ट्स। वन इज आयनिक इक्विलिब्रियम के स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन, अदर इज आयनिक इक्विलिब्रियम के टफ क्वेश्चन। मॉडरेट डाल ही नहीं रही इस बार, क्योंकि मेरे को आयनिक इक्विलिब्रियम 2 साइड से तैयार कराना पड़ेगा। जो इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट ईयर के बच्चों ने गलत किए वो, और आप लोगों का भी मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा इजी क्वेश्चन गलत हुए आपसे। सो आई एम फोकसिंग इन दिस वे कि आप कम से कम ये कह सको आयनिक इक्विलिब्रियम के इस टेस्ट के बाद
इजी तो अब हो जाते हैं। तो एक और बार जब फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट होगा या पूरी +1 की फिजिकल का टेस्ट होगा या कुछ भी, जब हम पीसीएम करेंगे फुल, तब हम ये कह सकते हैं इस बार आयनिक के इजी नहीं दूंगी, वो मैं आपको बता के दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे आपको उस हिस्से को रिपेयर करते चलना है। तो अब इजी क्वेश्चन अगर आता है, कैलकुलेट H+, अगर किसी एसिड का Ka इतना है, वो लंबा तरीका पूरा खोल के नहीं करना, मुझे शॉर्टकट जाना है कि कोई वीक एसिड दे रखा है तो पता है वीक एसिड से H+ बनते हैं, मेरे को अब ये दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अगर वीक एसिड दे रहे हैं तो जितना यहां पर H+ बनेगा उतना ही एनायन बनेगा। आई एम नॉट बॉदर्ड एनायन क्या है, निकोटिनिक एसिड है कि एसिडिक एसिड है कि ब्रोमो एसिटिक एसिड है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनायन। तो जो भी एनायन है वो और H+, वी ऑल नो, हम लोग कर चुके हैं ये। स्टिल इसमें Ka क्या होगा, क्योंकि मेरे को कोई अल्फा शल्फा तो दिया नहीं, मैं क्यों अल्फा के रास्ते में जाऊं, सीधे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से X और इधर XX ये आपके पास आया, इसे आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं। मैंने यहां पर इग्नोर किया नहीं किया बाद की बात है, आप नहीं भी करेंगे आंसर वही आएगा। आप इसे इग्नोर करेंगे तो आपको X मिल जाएगा। जैसे ही आपको X मिलता है आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। H ही पूछा था, बस इसमें एक चीज और कर देते हैं, pH, तो आप उसका माइनस लॉग लोगे। तो मैंने यहाँ ये इतना लंबा कर रखा है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन दिखानी है। यहां आते ही कुछ लोग कैलकुलेशन छोड़ देते हैं। आप देखिए ये 10 की पावर्स में है, ये 10 की पावर्स में है, और आपको स्क्वायर रूट किसका लेना है, स्क्वायर रूट इसका लेना है। एटलीस्ट 10 की पावर -3 को तो आप बाहर निकाल सकते हो -6 से। यहां पर -5 और -1 है, -6 होगा, बाहर निकल के आपका -3 हो सकता है। वो बात अलग है, इसका स्क्वायर रूट सोचने में फिर आप जो भी मैंने आपको लास्ट ईयर भी इस साल भी तरीके सिखाए आपको पता है, ये मैंने नीचे कर रखा है कि मेरे को -6 वाला नहीं जमा, मैंने 180 कर दिया 1.8 की जगह, मैंने -8 ले लिया, -8 लिया 10 की पावर -4, और 180 का स्क्वायर रूट आप लोग निकाल ही लेंगे क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है 10। तो इसी तरह अगर याद वो आप बना लोगे आंसर, तो उस वक्त इस तरह से कैलकुलेशन बचेंगी। सो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको टाइम नहीं लगना चाहिए ये डिसाइड करने में, ये मैं कर सकता हूं, घुस सकता हूं क्वेश्चन पढ़ के। अब एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई करो दिस इज, इस बार दिस इज नॉट माई जॉब, मैं ये नहीं कर सकता। एटलीस्ट ये क्लैरिटी लाओ कि आयनिक में अगर ये आया तो करना है, ये आया तो अभी नहीं करना। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम, अभी अभी बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास। घर वालों को मत बोल देना बहुत टाइम पड़ा है, वो मेरी क्लास लगा देंगे जो तो अभी तक तुम्हारी लग रही होगी, बट प्रैक्टिकली बहुत टाइम पड़ा है। रीजन बीइंग अब आपका रिसीविंग एंड बहुत अच्छा है, अब आपको जो दे रहे हैं आप ले रहे हो, तो दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमारे पास टाइम है। अब आ जाते हैं एक्स को तो मैंने ले लिया, एसिड बेस और अल्फा। ओके थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। एसिड बेस और अल्फा, व्हाट इज दिस एसिड बेस एंड अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एसिड और बेस वीक है तो Ka Kb, इनके साथ डायरेक्ट वही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो लास्ट क्लास में हो गया था, वन मोर टाइम, अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ Ka/C, और अगर वीक बेस हुआ तो Kb/C। ये तो 2 बार हो गई है क्लास में बात, इसलिए मैं बाई चांस आ गई स्लाइड, मैं ये लेना नहीं चाह रही थी। और अब तो ये भी आ गया कि कॉन्जुगेट एसिड बेस का Ka और Kb जो मैंने टाइट्रेशन में भी इस्तेमाल किया, Ka इंटू Kb इज Kw 10 की पावर -14, 25 डिग्री पे। ये तो ऑलरेडी टेकन था, ऐसे ही आ गया। यस अब ये क्वेश्चन, पीएच Ka और अल्फा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे कैसे जाऊं? अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है, पीएच पूछ लिया, Pka भी पूछ लिया, दोनों चीजें पूछ ली, नीचे मत देखना डिस्क्रिप्टिव है, और सिर्फ उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दी, मेरे को परवाह नहीं वो एसिड कौन सा है, जब तक वो मोनोबेसिक एसिड है, जब तक वो एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। अगर डाइबेसिक एसिड, वैसे डाइबेसिक एसिड कोई वीक आया नहीं आपके सामने, स्ट्रॉन्ग आए हैं, स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम लगता नहीं, तो ये आपके सामने है। अब आपके पास अभी अभी पिछली स्लाइड से क्या फॉर्मूला था आपके पास? अल्फा आपको दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में, सी आपको दे रखा है, के आ जाएगा तो के निकाल लोगे। एक और चीज क्या पूछ रखी थी, पीएच। जब आपके पास अल्फा दिया है, सी दिया है, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा, माइनस लॉग ले लो उसका। तो वो जो मैंने कर रखा है वो डिस्क्रिप्टिव है कि कल को किसी को इतनी फास्ट स्पीड में नहीं आया और उसको आज ही घर जाके देखना है, तो पीडीएफ में पूरा सॉल्यूशन हो, इत्मीनान से देख के समझ में आ जाए। इफ यू आस्क मी, मुझे कभी इतना फास्ट समझ नहीं आता था,
तो मुझे तो हमेशा घर जाके खुद एक बार सारी चीज करनी पड़ती थी। और ये हार्ड फैक्ट है सभी के साथ। यहाँ हाँ 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 हो जाता है, लेकिन सॉल्व करते वक्त फिर अटकते हैं जब तक आप इन क्वेश्चन को नहीं करेंगे। इन क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है? हर टॉपिक, हर तरह की गलती के क्वेश्चन उठा के लाई हुई। तो एक बार आप इन स्लाइड्स को कर लेते हैं तो आप हर तरह के क्वेश्चन के एक्सपोजर में आ गए। बाकी टेस्ट में 3 4 5 आपसे गलत होंगे, छूटेंगे, वो एक्सपोजर आ गया। उस तरह से आपका आयोनिक प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, मेरे को डाइल्यूशन वाला लाना था। किसी को लगे और बेटर करना है तो ये 3 स्लाइड्स जो मैंने हटाई हैं वो 3 वही है, अल्फा के ए के बी का आपस की लड़ाई है। अब जिसके लिए आपने लास्ट क्लास में कहा था थोड़ा सा ले लो, इसमें गलती वाला एरिया लूंगी। अगर आप 2 डिफरेंट पीएच वाली सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, वेरी कॉमनली आस्क्ड, और ये क्वेश्चन अभी भी बंद नहीं हुए, स्टेटमेंट्स में 4 स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं कि इनमें से किस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 7 के कम होगा। वो चारों के चारों मिक्सिंग वाले होते हैं। उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं बनता, वो है लड्डू। बस वो थोड़ा टाइम लेता है। अब आपको टेस्ट कर करके रियलाइज हो गया होगा, टाइम बेशक ले ले भाई, सही हो जा, क्योंकि तुम लोग टाइम लगा के भी गलत कर रहे हो, अभी बिगनर हो उस हिसाब से। सो ये देखिए, pH 3 और pH 5 दो सॉल्यूशन को मिक्स करना है। मेरे को ये लंबा डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं चाहिए, मेरे को शॉर्टकट चाहिए। pH 3 है तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10⁻³ pH 5 है तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10⁻⁻5। बस, तो आ गया क्वेश्चन मेरे पास। दो हैं, दोनों को मिक्स किया, राइट। पुरानी मेरे पास मोलैरिटी क्या है? 10⁻⁻3। इसकी क्या है? 10⁻⁻5। ऑफ कोर्स वॉल्यूम दोनों का सेम है। नया वॉल्यूम क्या हो गया? 2V। तो M1V1 प्लस M2V2 गिव्स M3V3। V3 आई एम ऑलरेडी हैविंग 2V, या अलग अलग भी वॉल्यूम दे दे, मैंने इसलिए V1 V2 लिखा कि अलग अलग वॉल्यूम भी हो। 45 और 55 तो आपके लिए यहाँ 100 आ जाएगा। आ गई नई मोलैरिटी, नई मोलैरिटी आ गई तो आपके पास नया पीएच आ गया। यहीं पे चेक करती हूं आपको, pH 6 और pH 8 दो सॉल्यूशन ऐड किए, pH नया, वॉल्यूम सेम, यस यस यस, वॉल्यूम सेम। बिना पेन उठाए, पेन उठाया तो तुमने गलत किया। बिना पेन उठाए, मैं ऑप्शन भी नहीं दे रही, मेरे को एग्जैक्ट पीएच मत दो, इसके आसपास होगा ये दे दो। ये तुम मेरे को पीएच दे रहे हो? पीएच किस जमाने से? अच्छा, तुम एच आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हो, तो 5 × 10⁻⁻7, 5 × 10⁻⁻7। तो आप इसका माइनस लॉग लो तो देखो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। लॉग 5.69 होता है, और ये हो गया 7। 7 में से ये माइनस हुआ तो -6 पॉइंट समथिंग, और बाहर वाला माइनस विल टेक केयर ऑफ प्लस। अच्छा, अब आप ये सोचो, आपने जिस भी तरीके से किया, आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या मिली और इसकी क्या मिली, राइट। अब इसमें आपको कुछ कुछ अंदाजा हो रहा होगा मैं किस गलती की साइड जाने वाली हूँ। थोड़ा बहुत शायद कुछ याद आ रहा होगा। भाई ये pH 8 बालकों बेस है और ये एसिड है। क्या कर दिया है तुम लोगों ने? न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को। तुमने ऐड करके एवरेज कर दी, क्योंकि यहां पे यही किया था। मैंने दोनों एसिड थोड़े ही दिए जो तुम ऐड करके एवरेज कर रहे हो। यहां दोनों एसिड थे, दोनों की H+ कॉन्सेंट्रेशन निकाली, एवरेज किया, रिपोर्ट कर दिया। आई वॉज दैट्स वाई वेटिंग। पेन उठाने को इसलिए रोका था। पेन उठाते ही आप क्या करते हो? दिमाग बंद, पहले मैं फटाफट फटाफट कर लूं। पहले क्वेश्चन 2 बार पढ़ने की आदत डालो। pH 8 का मतलब क्या है? बेस। तो वो जो तुमने 10⁻⁻8 किया, उसका मतलब क्या है? 10⁻⁻8 इज टू लेस इन कंपैरिजन टू 10⁻⁻6। वो तो बेस है, ठीक है। जिसका pH 6 है उसमें H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? सॉरी, 10⁻⁻6। परफेक्ट। जिसका pH 8 है उसमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? OH। पहले तो बताओ H आयन कितने थे? 10⁻⁻8। OH आयन कितने होंगे? 10⁻⁻। आंसर क्या आएगा? pH। इसमें पेन उठता था क्या?
7। तो जहां कोई क्वेश्चन पड़ा तड़ 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 अप्लाई माइंड, ये आए हुए क्वेश्चन से उठा के लाई हूं, 4 ऑप्शन में। तो इसका अंत नहीं है, मैं भी 2 क्लास और लगा लूं इस पे, कहीं तो मेरे को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, कहीं तो मुझे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और जिसको लगे मेरे को ऐसे क्वेश्चन और चाहिए, भरा पड़ा है ये, तड़ाक से कर देते हैं इसकी एवरेज। ओ भाई ये भी बेसिक है, ये एसिडिक है, देखिए न्यूट्रल, और इसका गैप देख रहे हो, पीएच 7। अब ट्रिक तुमने ढूंढनी है। तो जब आप तैयारी करोगे, ये देखिए लाइन से क्वेश्चन, ये टाइट्रेशन है, नहीं सॉरी ये टाइट्रेशन नहीं, सॉरी, ये सारे इसी तरह के हैं। ये देखो NaOH और HCl मिक्स किया, 90 ml और 75 ml, टोटल वॉल्यूम वही M1। अब लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले H आयन के मोल्स निकालने पड़ेंगे, OH आयन के कितने न्यूट्रल हुए, कौन सा बचा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लोगे तो पीएच और पीओएच आएगा। दैट्स व्हाट यू नीड नाउ। यहां मेरा काम खत्म होता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, अब ये टाइट्रेशन तो मैंने आपको करा ही दिया, इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। आपको पता है इस वक्त आप लोग अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो पिछले साल का वो जो 1 महीना आपने घिसा है वो खराब करते हो।